हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मैराथन करने वाले हैं इस वीडियो में। और आप जानते ही हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पूरी सीरीज़ कर चुके हैं, जिसमें काफ़ी सारी क्लासेस हमने ऑलरेडी कर ली हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हमारी नेक्स्ट क्लास है और ये मैराथन क्लास रहेगी फ्रेंड्स। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के, और हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। और हमारी आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी कि बाल विकास के जो सिद्धांत हैं उनमें से कौन सा कथन सही है। इन चार ऑप्शन में से पहला है, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। दूसरा है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। तीसरा है, ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और चौथा है, विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो देखिए, विकास के जो दो सिद्धांत हैं हमारे, उसमें से पहला सिद्धांत यहाँ पर एक ऑप्शन में दिया गया है, जो है आपका ऑप्शन 1। जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, अब ये जो विकास होता है ना आपका, इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास, यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, इंग्लिश में आप कह सकते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसे आप नोट कर लीजिएगा। जब विकास केंद्र से बाहर की तरफ होता है उसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। और जब विकास जो है सिर से पैर की तरफ होता है, यानी कि सबसे पहले हमारा हेड का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद धीरे धीरे टो की तरफ जाएगा, हेड टू टो, सर से पैर की तरफ। इस प्रकार के विकास को हम कहते हैं सिफेलोकॉर्डल। इसका भी नाम लिख लीजिए, इसको हम कहते हैं सिफेलोकॉर्डल। ठीक है, तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बार बार आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से, या फिर ना ही आनुवंशिकता से और ना ही पर्यावरण से। तो बताइए। तो देखिए, जो भाषा विकास होता है ना, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है बच्चे में, वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का गुणनफल होता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों ही जो है भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता जो हेरिडिटी है, और जो पर्यावरण है यानी कि आसपास का व्यक्ति का एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रगतिशील कक्षा, पहला है, केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देती है। दूसरा है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करती है। तीसरा है, अंक उन्मुख होती है। और चौथा है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होती है। तो आपको बताना है प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है। तो देखिए, ये जो प्रगतिशील कक्षा है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है, ये अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करती है। यानी कि आप जानते ही हैं, एक क्लासरूम में अनेक बच्चे होते हैं और हर किसी बच्चे की एबिलिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। हर किसी के घर का माहौल अलग अलग होता है, हर किसी की संस्कृति अलग है, हर किसी की जो घर में बोले जाने वाली भाषा होती है वो अलग होती है। तो बच्चे की हर एक व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि हर बच्चे की सीखने की एबिलिटी भी अलग होती है। जैसे कुछ बच्चों को अगर आप एक बार पढ़ा दोगे तो उन्हें समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को एक टॉपिक पढ़ने के लिए 2 या 3 बार रिपीट करना पड़ता है ना। तो एबिलिटी हर किसी की अलग अलग होती है। तो ये जो प्रगतिशील कक्षाएं होती हैं ना, ये हर बच्चे की जो विभिन्नताएं होती हैं, हर बच्चों में जो क्या होती है, डिफरेंशिएशन होते हैं, उनको ध्यान में रखती है और उनका सम्मान करती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। सजा को टालने के लिए नियमों का पालन करता है जब बच्चा। पहला है प्रथा पूर्व चरण, दूसरा है अमूर्त संक्रियात्मक चरण, तीसरा है प्रथागत चरण, और चौथा है उत्तर प्रथागत चरण। तो कौन से चरण में बच्चा सजा को टालने के लिए नियमों का पालन करने लगता है, वो है आपका प्रथा पूर्व चरण। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम प्रक्रिया से सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए, यानी कि जो लर्निंग की प्रोसेस है उसको सक्सेसफुल अगर आपने बनाना है तो आपको किस तरीके के कौन से तरीके जो हैं यूज़ करने होंगे एज अ टीचर। पहला है, जिसमें संकल्पों का प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। नहीं, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि जटिलता से सरलता नहीं बल्कि सरलता से जटिलता होना चाहिए था।
नेक्स्ट है जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। थर्ड है जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। और चौथा है जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति पैदा करे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, यानी कि जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः करता है, क्या करता है? पहला है आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव को, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, सामाजिकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल को, और चौथा है अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। अब देखिए मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में 3 चीज़ें आनी चाहिए। कौन सी? एस, सी और एल। एस फॉर सोसाइटी, सी फॉर कल्चर, एल फॉर लैंग्वेज, यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा। इन 3 चीज़ों को वाइगोत्स्की सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। और यहाँ पर अगर एक ट्रिक आप लगाएं तो सेकंड ऑप्शन में आपको सांस्कृतिक उपकरण दिख रहा है, और जो वाइगोत्स्की हैं वो संस्कृति को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दी कि किस तरीके से आप अपने आंसर तक पहुँचेंगे। आप ऐसे भी अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और अदर ट्रिक्स भी आपको अगर देखनी है तो टैग वर्ड वाली वीडियो देख लीजिएगा फ्रेंड्स। वहाँ पर मैंने आपको CDP की हर थ्योरी में कैसे ट्रिक यूज़ करनी है, पेडागोजी में कौन सी ट्रिक यूज़ करनी है, सब टैग वर्ड्स में समझाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। तो लेव वाइगोत्स्की इसकी ही बात करते हैं, संस्कृति की। जो सांस्कृतिक उपकरण होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनका ये कहना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं पूछ रहा है, तो अध्यापक की यह क्रिया किस चीज़ का उदाहरण है? यानी कि टीचर क्या कर रहे हैं? क्या जेंडर सशक्तता दर्शा रहे हैं, या जेंडर पक्षपात कर रहे हैं, या जेंडर प्रासंगिकता या संबद्धता, या फिर जेंडर धमकी? तो देखिए यहाँ पर बात क्या हो रही है, क्रिकेट के बारे में बातचीत हो रही है और वो सिर्फ बॉयज़ के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, लड़कियों के साथ नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या कर रहे हैं? जेंडर पक्षपात कर रहे हैं, लड़कियों को एकदम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। यही होता है जेंडर पक्षपात, लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना। जैसे क्रिकेट के बारे में सिर्फ लड़कों से ही क्या किया जा रहा है, डिस्कशन किया जा रहा है, लड़कियों से नहीं किया जा रहा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। लड़कियां भी तो क्रिकेट खेलती हैं, आपने भी देखा होगा, आप लोग देखते भी होंगे। तो ये क्या है? जेंडर पक्षपात है, जेंडर बायसनेस है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम्स होती हैं। पहला है निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, ज्ञान की सक्रिय संरचना को, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, या दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। तो देखिए बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका महत्व देती है ज्ञान की सक्रिय संरचना को, जहाँ पर बच्चे सक्रिय होकर ध्यान लगाकर इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है? ये मैंने आपको बहुत बार बताया भी है। बच्चे के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है उसका परिवार, ठीक है। यानी कि सबसे पहले बच्चा अपनी फैमिली में जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद थोड़ी बहुत चीज़ें जो स्टार्टिंग में होती हैं वो अपनी फैमिली से ही सीखता है। जैसे बड़ों से कैसे बात करनी है, उसके घर की जो लैंग्वेज है उसको वो सीखता है, अपने फैमिली से ही तो सीखता है ना। मम्मी को मम्मी कहना है, पापा को पापा कहना है, दादी को दादी कहना है, दादाजी को दादाजी कहना है, तो ये सारी चीज़ें वो अपनी फैमिली से सीख रहा है। तो सामाजिकरण की स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है? फैमिली से, परिवार से हो जाती है। और उसके बाद स्कूल से होती है, पास पड़ोस हो गया, मीडिया हो गया, आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं वहाँ से हो गया, आप टीवी में कुछ देख रहे हैं वहाँ से सामाजिकरण होगा। उसके बाद बहुत सारे वेज होते हैं सोशलाइजेशन के, लेकिन प्राथमिक जो होता है स्टार्टिंग में वो होता है आपका परिवार में, ठीक है। तो देखिए पुस्तकें और पत्रिकाएं, निकटस्थ परिवार, माता पिता का कार्यस्थल, या अस्पताल के कर्मचारी, तो हम कहेंगे निकटस्थ परिवार। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समानुरूप है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये पूछा है कि जो मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था पियाजे ने बताई है वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए है, ये पूछा है।
जन्म से 2 साल, जी नहीं, जन्म से 2 साल की अवस्था तो संवेदीगामक अवस्था होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। 2 से 7 साल की कौन सी होती है, ये होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके बाद आपकी जो आती है ना 7 से 11 साल की, वो वाली होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 वर्ष, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे मूर्त संक्रियात्मक ही पूछा गया है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और इसके बाद अंत में 11 साल से ऊपर जो आती है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाती है, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था। याद करने की ट्रिक मैंने आपको काफ़ी बार बताई भी है, SPCF ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं? आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो, आप कैसी आकलन की योजना करेंगे? पहला है, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे, बच्चों के सीखने के तरीकों से संबंधित नहीं होगी वो, या फिर आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक अध्यापक जिसको ये पता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीके से सीखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हर किसी की एबिलिटी अलग अलग होती है सीखने की, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर में सीखता है। तो इसके लिए आकलन कैसा होगा? आकलन के अलग अलग तरीके जो हैं बनाए जाएंगे। ठीक है, जिस बच्चे की एबिलिटी ज़्यादा है उसका आकलन करने का तरीका आप अलग कर सकते हैं, जिसकी सीखने की एबिलिटी थोड़ी सी स्लो है उसका आकलन अलग तरीके से किया जा सकता है। तो अलग अलग तरीक़ों से आप आकलन कर सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाड़ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? पाड़ मतलब होता है जिसे हिंदी में हम मचान भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसके 2-3 नाम है फ्रेंड्स, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक नाम है, वो है स्कैफोल्डिंग। आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इंग्लिश में इसका एक ही नाम है। तो स्कैफोल्डिंग को हम कहते हैं पाड़। इसका मतलब होता है बच्चे को टेम्पररी हेल्प देना। जब बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, जैसे आपने बच्चे से कुछ पूछा और बच्चे को आधा आंसर आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? जो आधा आंसर उसको नहीं आ रहा है उसके लिए आप उसको कुछ हिंट दे सकते हैं, कुछ इशारे कर सकते हैं, ताकि वो उसका पूरा आंसर कर पाए। यानी कि बच्चा जहाँ पर काम करने में अटक रहा है वहाँ पर आप बच्चे की हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, जी नहीं। गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते हैं वाइगोत्स्की। समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना। बस यही है जो आपका पाड़ है, इसका फोल्डिंग है, जो कि अभी मैंने जस्ट आपको समझाया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए। पहला है बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है। ऐसा तो नहीं होता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे एक बेस्ट क्रिकेटर हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो म्यूज़िक में भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जितना वो क्रिकेट में करते हैं, है ना। तो बस यही है, इसीलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। लास्ट है बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। जी हाँ, यही इसका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? अभी मैंने आपको बताई थी ना, 3 चीज़ों की बात करते हैं, भाषा और विचार। देखिए, समाज, संस्कृति, भाषा, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, तो उसी से रिलेटेड है कि भाषा और विचार पर वो क्या कहते हैं, बताइए। पहला ऑप्शन है भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है। तीसरा है भाषा और संज्ञान भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। और चौथा ऑप्शन है संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। तो देखिए, ये भाषा को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए ये कहते हैं कि सबसे पहले बच्चा भाषा बोलना सीखता है और उसके बाद उसका
संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, यानी कि सबसे पहले बच्चा भाषा बोलना सीखता है, उसके बाद उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास मतलब होता है दिमाग का विकास। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? पहला है अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, दूसरा है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, तीसरा है लगातार अभ्यास और दोहराकर, और चौथा है केवल अनुकरण द्वारा। तो आपको बताना है सृजनात्मकता को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। अन्वेषण मतलब होता है खोजबीन करना, बच्चों को खोजी बनाना होता है, अन्वेषक बनाना होता है, ताकि वो ज्ञान का निर्माण खुद से कर सकें। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? गुणज वैकल्य जिसमें बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स में कैलकुलेशन करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, उसे हम कहते हैं गुणज वैकल्य। तो क्या ये गति विषयक अशक्तता है? नहीं। दूसरों के प्रेरक या इरादों के समझने में प्रवाहिता? नहीं। संगीतिक योग्यता? नहीं। गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता? यही हो गया इसका आंसर, क्योंकि मैथ्स में जो कैलकुलेशन करनी होती है ना, गणना करनी होती है, तो उसमें बच्चे को प्रॉब्लम आती है, इसे हम कहते हैं गुणज वैकल्य। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ फ्रेंड्स। आप लोगों को सारी क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एनसीएफ 2005 हो गया, आरटी 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हो गया, और आपका हो गया एनईपी 2020। ये तीनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में करवा दिए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये 3 टॉपिक ऐसे हैं ना जिनमें आपने स्टार लगाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी मैं आपको करवा रही हूँ। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है सीटेट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करके, वहाँ पर जाकर आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटी 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसके अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? बताइए। पहला है भेदभावात्मक, बिल्कुल भी नहीं, भेदभाव बच्चों में नहीं करना है। ठीक है। दूसरा है यहाँ पर अलगावात्मक, कहने का मतलब है कि लोगों को डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है। नेक्स्ट है साम्यता पर आधारित, और चौथा है समानता पर आधारित। तो आरटी 2009 ये प्रमोट करता है किसको? साम्यता पर आधारित, सभी को समान रूप से देखना। ठीक है, साम्यता पर आधारित। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो आरटी 2009 आया था ना, ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। 6 से 14 वर्ष जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए है, और जो बच्चे दिव्यांग हैं, पीएच कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए है 6 से 18 वर्ष तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, ये जो 6 से 18 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है ना, इसके लिए एक अलग से एक्ट है, वो है आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को 6 से 18 वर्ष तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, और आरटी 2009 के तहत नॉर्मल बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। डिटेल में अगर आपको टॉपिक देखना है तो फ्रेंड्स आप टॉपिक को भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? समावेशी क्लासरूम है। पहला है केवल शाब्दिक रूप में, केवल दृश्य रूप में, केवल मौखिक रूप में, या बहुल रूप में। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी कर पा रहे होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुल रूप में, क्योंकि समावेशी कक्षा है जिसमें सभी बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। जो बच्चे देख नहीं सकते हैं वो भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं या फिर जिन्हें बॉडी से रिलेटेड कोई विकार है, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, और हर किसी के लिए उनके अकॉर्डिंग संसाधन का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बहुल रूप में यानी कि अनेक रूप में आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं समावेशी कक्षा में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? दिव्यांग बच्चों के लिए पहला है केवल व्यावसायिक शिक्षा, दूसरा है समावेशी शिक्षा, अलगावी शिक्षा, या सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। बताइए। तो अभी हमने जस्ट ऊपर देखा कि बच्चे चाहे दिव्यांग हों, चाहे नॉर्मल हों, चाहे कैसे भी हों,
सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है बिना भेदभाव के, उसे हम कहते हैं समावेशी कक्षा। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, समावेशी शिक्षा, क्योंकि यहाँ पर दिव्यांग बच्चों का पूछा है और हम कहते हैं समावेशी शिक्षा में कि सभी बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके पढ़ाना है। किसी को भी आप अलग से स्कूल में बैठाएंगे या अलग से क्लासरूम में बैठाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है। ठीक है, अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो सही है। दूसरा है, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक हैं। जी नहीं। अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है। हाँ, सही है। अधिगम चक्रीय रूप में होता है, अनुरेखीय नहीं होता है। बिल्कुल सही बात। तो देखिए कौन सा कथन गलत है, वो है आपका बी कथन गलत। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां कह रहा है अप्रासंगिक हैं, मतलब त्रुटियां या गलतियां होनी ही नहीं चाहिए कह रहा है, और ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम किसी त्रुटि नहीं करेंगे तब तक हम सही चीज़ सीख ही नहीं सकते। तो जो त्रुटियां और गलतियां होती हैं ना, वो अधिगम का हिस्सा मानी जाती हैं और इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं, लेकिन ये कह रहा है कि अप्रासंगिक हैं, करनी ही नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो इसीलिए बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है, किस संभावना को ये बढ़ावा दे रहा है? पहला है, बच्चे अधिगम के प्रति अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएंगे। दूसरा है, अधिगम की गति में तेजी आएगी, तेजी नहीं आएगी। अगर आप बच्चों को बोल रहे हैं कि आप अधिगम के योग्य नहीं हैं, आपको कुछ नहीं आता है, आप कभी सीख ही नहीं सकते, इस तरह का नेगेटिव अगर आप बोलेंगे तो अधिगम में तेजी थोड़ी आएगी। बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा? जी नहीं, बल्कि उसका तो मोरल डाउन हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस क्या होगा, लूज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इससे क्या होगा, बच्चे अधिगम के प्रति निष्प्रेरित हो जाएंगे, मतलब वो अभिप्रेरित हो ही नहीं पाएंगे, उनका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ से लूज होने लगेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को? पहला है, उपकरणों या सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान दे करके। दूसरा है, समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके। तीसरा है, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। और चौथा है, यंत्रवत याद करके। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको सारे ही ऑप्शन पॉजिटिव और सही लग रहे होंगे। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। ठीक है, अब काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा ऑप्शन ए सही है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सामग्रियाँ हैं ना, परंपरागत रूप से जो चली आ रही हैं उस तरीके से यूज़ करो कह रहा है। और परंपरागत रूप से जो चला आ रहा है, ट्रेडिशनल रूप से, आप जानते हैं वहाँ पर लड़के और लड़कियों में भेदभाव होता था, तो ऐसा आपको नहीं करना है। और मानक प्रारूप आप प्रस्तुत नहीं करेंगे। यंत्रवत याद करना, ये भी नेगेटिव चीज़ है। राइट आंसर क्या होगा, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मान करके आप समस्या समाधान कौशल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए, सीरीज आपसे पूछिए कौन सा क्रम सही है। पहला है संकेत, चित्र, फिर मूर्त सामग्री। नेक्स्ट है चित्र, संकेत और मूर्त सामग्री। फिर है संकेत, मूर्त सामग्री और चित्र। फिर है मूर्त सामग्री, चित्र और संकेत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप बच्चे को मूर्त सामग्री दिखाएंगे। मूर्त सामग्री मतलब क्या होती है, ऐसी सामग्री जो बच्चे के सामने में प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके बाद आप बच्चे को उसका चित्र दिखा सकते हैं और उसके बाद संकेत दे करके उसको पढ़ा सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम, वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? पहला है प्रदर्शन अभिमुखी। दूसरा है स्पर्धात्मक और व्यक्तिपरक। तीसरा है अध्यापक प्रधान। और चौथा है सहकारात्मक और सहयोगात्मक। तो ये भी बहुत इजी है, लड्डू क्वेश्चन है। कैसा होना चाहिए क्लासरूम का वातावरण? सहकारात्मक और सहयोगात्मक, जहाँ पर बच्चे एक दूसरे के साथ मिल करके पढ़ाई करें। जैसे ग्रुप एक्टिविटी करते हैं ना, एक दूसरे की हेल्प करके। और ऐसे भी पढ़ते हैं लोग, जैसे किसी बच्चे का मैथ्स अच्छा है और किसी का इंग्लिश अच्छा है, तो जिसका मैथ्स अच्छा है वो इस बच्चे को मैथ्स पढ़ा सकता है, जिसका इंग्लिश अच्छा है वो इसको इंग्लिश पढ़ा सकता है। इस तरीके से हेल्प करके एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना के साथ पढ़ाई करी जाती है और कक्षा का वातावरण ऐसा ही होना चाहिए। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है परीक्षाएं ही अधिगम का चरण लक्ष्य हैं, यानी कि जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसका लक्ष्य है सिर्फ परीक्षाएं लेना। जी नहीं, अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। ये ऐसे ही गलत हो गया, ये निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय प्रक्रिया होती है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो आपके इमोशन हैं, अगर आपका दिमाग दिल पढ़ाई में नहीं है, कहीं और है, आप किसी चीज़ से घर में गुस्सा हैं और गुस्से की स्थिति में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो जो भाव होते हैं हमारे मन के, इमोशन होते हैं, उनका अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो बचा ये, और यही इसका आंसर होगा। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की ज़रूरत होती है, यानी कि ज़रूरत होती है कि बच्चे सक्रिय रूप से पढ़ें, उनकी रुचि हो पढ़ने में और वो मन लगा कर पढ़ें। ठीक है। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश की महत्वता पर जोर देता है। किस चीज़ की महत्वता पर जोर देता है? पहला है पारंपरिक क्रियाओं पर, दूसरा है पुरस्कार और दंड पर, तीसरा है आनुवंशिकता और चौथा है अटल शिक्षा शास्त्रीय उपागमों पर। तो देखिए, जो अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार है वो अधिगम प्रक्रिया में पारंपरिक क्रियाओं की महत्वता पर बल देता है। ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला हुआ युग्म है? पहला है यहाँ पर आत्म परितोषण, बाह्य अभिप्रेरणा नहीं, ये आपका आंतरिक अभिप्रेरणा होना चाहिए था। जिज्ञासा, आंतरिक अभिप्रेरणा, ये सही है। नगद पुरस्कार, आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं, ये बाह्य अभिप्रेरणा है। रुचि, बाह्य अभिप्रेरणा नहीं, बल्कि ये आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। तो ये यहाँ पर सही है मिलान। जिज्ञासा जो है आंतरिक अभिप्रेरणा है। अब देखिए, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा होती क्या है ना। आंतरिक अभिप्रेरणा वो अभिप्रेरणा होती है जब हम किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उस काम को करने में मज़ा आता है, अपनी खुशी के लिए करते हैं। हम बहुत क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं उस काम को करने के लिए या सीखने के लिए। तो जब हम कोई काम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, अपनी खुशी, आनंद और रुचि के साथ करते हैं, वो हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। और बाह्य अभिप्रेरणा वो अभिप्रेरणा होती है जब हम किसी काम को किसी स्वार्थ के वजह से या फिर किसी लालच की वजह से कर रहे होते हैं। जैसे नगद पुरस्कार, मुझे कोई पुरस्कार मिलेगा इसलिए अगर मैं कोई काम करूं तो वो बाह्य अभिप्रेरणा हो गई। ठीक है। और इसी तरीके से जैसे कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है और उसकी मम्मी ने बोला, बेटा अगर आप ग्रेजुएशन में इस बार 85 मार्क्स ले आए, 85%, तो आपको बाइक दिलाई जाएगी। तो बच्चा पढ़ने में जुट जाता है, इसलिए नहीं कि उसका मन है पढ़ने में, बल्कि इसलिए कि उसको बाइक चाहिए। तो बाइक के लालच में वो पढ़ेगा। दैट मीन्स वो क्या है? बाहरी रूप से अभिप्रेरित है, बाह्य अभिप्रेरणा है। ठीक है। तो आई होप आप लोग इन दोनों में डिफरेंस भी समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से सीखने के लिए नहीं, सिर्फ यंत्रवत रूप से नहीं, संकल्पों के वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरणों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, बल्कि सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है। जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है, उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। जी हाँ, ये करना चाहिए। और डी कह रहा है अध्यापन की व्याख्यान विधि पर ही सीमित रह जाना चाहिए। सीमित मतलब सिर्फ व्याख्यान विधि पर ही आप सीमित रहकर पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि टीचिंग की बहुत सारी मेथड हैं और हर मेथड का आपने यूज़ करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और इसके बाद आप लोग मुझे बताएंगे कि आज की क्लास में आपने कितना स्कोर किया। ठीक है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग, शिक्षा शास्त्रीय उपागम। इसका आंसर तो आप सभी लोग कर पा रहे होंगे, क्योंकि जो हमारी लर्निंग की प्रोसेस होती है, अधिगम की प्रक्रिया होती है, उसमें ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और ये सभी जो हैं अधिगम को प्रभावित करती हैं। हमारा अभिप्रेरणा भी, सामाजिक संदर्भ भी, हमारे संवेग यानी कि इमोशन भी, और शिक्षा शास्त्रीय जो उपागम होते हैं वो भी। तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यही इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं। आज की क्लास के सारे आज की जो हमारा सेट था क्वेश्चन पेपर का, उसके सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर किया और क्लास आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को।
इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल ऐसे ही नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।